Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about should India get a permanent membership in United Nations Security Council. देखिए क्या है यूएनएससी, वाई इंडिया वांट्स परमानेंट मेंबरशिप, इसके साथ और कौन कौन चाहता है परमानेंट मेंबरशिप, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसके बाद क्यों इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, मतलब क्या इंडिया के पास ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से मिलना चाहिए और कौन रोक रहा है उसे, सबकी बात करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को समझे उसके पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन जिसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1945। देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड नेशन का। किस लिए होता है? टू मतलब प्रिवेंट द फर्दर वर्ल्ड वॉर्स, कि आने वाले टाइम पे अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसका काम है कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके 6 ऑर्गन है जिसका एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही मेन काम है, एज अ नेम सजेस्ट सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स इट्स पर्पस इज टू मेंटेन सिक्योरिटी इन ऑल ओवर द नेशन, पीस और सिक्योरिटी मैनेज करना। अब इसके अंदर जो होता है 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। और 5 परमानेंट जो है ये जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है तब से ही क्या है, ये परमानेंट मेंबर है। कौन कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, 5 परमानेंट मेंबर। उसके बाद जो 10 नॉन परमानेंट है ये हर 2-2 साल में क्या होते, चेंज होते जाते। ठीक है, और जब ये यूनाइटेड नेशन बना था तब इसमें कितने मेंबर थे? अराउंड 50 मेंबर्स थे। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 193 मेंबर है। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे परमानेंट मेंबर का फिक्स है। जब 50 लोग थे तब भी यही था, जब 193 नेशन है तब भी यही है। तो अब यहाँ पे जरूरत आती है कि इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, इसके अंदर और मेंबर्स आना चाहिए। तो कुछ नेशन से जो ये चाहते हैं कि हाँ परमानेंट मेंबर इंक्रीज हो, यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो, बट देयर आर सम नेशंस जो कि नहीं चाहते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो अभी तक मतलब 1945 के टाइम पे ही फ्रोजन हो चुका है, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। जब के जो मतलब 5 परमानेंट मेंबर है ये अभी तक है, ये मतलब इनके पास क्या होती है, एक वीटो पावर होती है। देखो परमानेंट मेंबर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है और इनके पास एक अलग सी पावर आ जाती है जिसका नाम है वीटो पावर। अभी वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर मतलब किसी भी चीज पे ना कहने की पावर। ना कहने की पावर, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर वर्ल्ड में कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं और इसमें से किसी भी एक मेंबर ने बोल दिया नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा हो, भले चाहे वो उसके पर्सनल गेन के लिए बोल रहा हो, किसी भी पर्पज से बोल रहा हो, अगर उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं चाहता तो वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मानो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा, अब रशिया खुद ही परमानेंट मेंबर है, अब ये बाकी नेशन ने और सब कुछ सभी लोग चाहते हैं, भले ही देखो 193 नेशन है, इसमें से 192 बोल दे कि हम चाहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए। ठीक है, बट यहाँ पे रशिया अकेला बोल दे ना मैं नहीं चाहता, मेरे पास उसके पास वीटो पावर है तो वो वॉर नहीं रुकेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं ये नेशन वीटो पावर लगा देते हैं इनके पर्सनल गेन की वजह से। तो ये पावर जो है इवन इंडिया चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन यहाँ पे चाइना बोल देता है ना मैं नहीं चाहता इंडिया को मिले। ये चारों तो बोल रहे चलो मिल जाए, बट ये मना कर देता है इसलिए नहीं मिल पाती है। तो ये पावर होती है इनके पास। तो यूएनएससी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ 80 इयर्स एगो, पुरानी 80 इयर्स पहले वाली अभी तक वो रियलिटी बता रहा है। तो अभी की जो पावर है उनको कोई परमानेंट वॉइस नहीं मिल पा रही है। इवन आप देखो अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कितने सारे स्टेट्स है, कितने सारे नेशन है वहां पे, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है यहाँ पे। लेटिन अमेरिका का कोई मेंबर ही नहीं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट छूट गए हमारे यहाँ के। इवन एशिया सिवियरली अंडर रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसकी पॉपुलेशन अगर देखोगे एशिया की सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, इतनी पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में उसका भी कम ही रिप्रेजेंटेशन है वहां पे। तो इंडिया क्रीडेंशियल, अगर हम इंडिया की बात देखें कि इंडिया जो है किस तरीके से मतलब इंडिया उसके लिए सुटेबल होता है कि इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो क्या रीजन है उसका। तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है पहली बात तो 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड किस देश में है? इंडिया में है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर है तो उस देश का रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, बट नो परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस ह्यूज पॉपुलेशन को, कोई भी परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। डेमोग्राफी 1.4+ बिलियन पीपल है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी के फॉर्म में अगर देखोगे तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे देश की। सिक्योरिटी अगर देखोगे तो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, हम कभी भी आगे रह के किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी।
इकोनॉमी देखोगे करंटली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया, ठीक है, और प्रोजेक्टेड है टू बी 3rd बाय 2030 हम आ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखो तो फाउंडिंग मेंबर है हमारा हम यूनाइटेड नेशन का। जब यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, जब डिक्लेरेशन भी हुआ था, तब से हम उसके मेंबर है, ठीक है। और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब हमारा देश जिस रेपिड मतलब एक स्पीड से ग्रो किया है, उसको देख के इंडिया को क्या मिलना चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स है। जब भी आपका डिस्कशन होता है, कुछ भी होता है, तो यू मस्ट पुट दिस पॉइंट्स कि हाँ इंडिया को क्यों मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। डेमोग्राफी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद डेमोक्रेसी लार्जेस्ट, उसके बाद हम कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी न्यूक्लियर की, इकोनॉमी हम क्या है 4th लार्जेस्ट है, उसके बाद फाउंडिंग मेंबर है, तो ये सबके लिए मिलना चाहिए इंडिया को। देखो उसके बाद अगर हम और भी देखें तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, ठीक है। पीस कीपिंग क्या होते हैं, मिशंस होते हैं। उसमें इंडिया का अगर आप पर्सनल देखोगे तो 2,53,000 हमारे यहाँ के लोगों ने सर्व कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। उसके साथ ही यूएन मिशन अगर आप देखोगे तो 49 मिशंस जो है आउट ऑफ 71 ये क्या कर चुके हैं, इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका है इतने मिशंस में। 17 फोर्स कमांडर्स प्रोवाइड करवा चुका है। उसके साथ ही ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है डिप्लॉय किया, वो भी पहला देश है इंडिया जिसने वुमेन कंटिजेंट डिप्लॉय किया यूएन पीस कीपिंग मिशन में। तो सोचो आप कितना बड़ा रोल है इंडिया का यहाँ पे, स्टिल इट्स नॉट गेटिंग द पोजीशन। अब देखो अगर हम देखें इन P5 की बात करें तो इसमें से जो P4 है, 4 नेशन जो है, फ्रांस ये सपोर्ट करता है, यूएसए सपोर्ट करता है परमानेंट मेंबरशिप को, यूके भी सपोर्ट करता है, रशिया भी कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ इंडिया को क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। बट व्हाट इज हिंडरिंग, हु आर द एंटागोनिस्ट, दैट इज द स्पेस, मतलब ओनली चाइना। चाइना इज द वन हु इज हिंडरिंग इंडिया टू गेट परमानेंट मेंबरशिप। तो ये चाइना मतलब इसको लगता है अलग ही उसकी वो पॉलिसी है, उसे लगता है कि हो सकता है इंडिया वेस्ट की तरफ है। ओनली 15% ऑफ चाइनीज सर्वे रिस्पोंडेंट व्यू इंडिया इज इन्फ्लुएंशियल। स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड है, मतलब अपोज करता है G4 ब्लॉक को। ये G4 कौन है इसके बारे में बता देती हूँ। चलो आगे अभी हम एक स्लाइड बना रखी है G4 की। ये 4 नेशन है जो कि सपोर्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। उसके बाद एशियन लीडरशिप का भी, कि एशिया में जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर इंडिया भी आ जाएगा परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी तो फिर ये दोनों बराबर के लगेंगे। मतलब चाइना चाहता है कि यहाँ पे ऐसे लीडर ये रहे, जिस तरीके से वेस्ट में यूएसए है ऐसे ईस्ट में कौन रहे, चाइना रहे। नहीं चाहता कि इंडिया को क्या मिले, परमानेंट मेंबरशिप मिले। ये इसके अलग अलग कंसर्न है। और हमारी उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो हम एक ट्रैप में है कि हाँ चाइना हमारा अपोज भी कर रहा है और हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी। हम चाइना को मतलब ऐसा नहीं कि चाइना से दुश्मनी बना ले, हमारी कितनी डिपेंडेंस है। एक्सपोर्ट हम करते हैं चाइना को 15 बिलियन, वहीं अगर आप इंपोर्ट देखोगे चाइना से मोर देन $100 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में है कंप्लीटली। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट देख लो 40%, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स देख लो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देख लो आप, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात कर रहे हैं, सोलर इक्विपमेंट्स देख लो, कई सारे वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जे टेक्नोलॉजी एक्सेस हो गया, मतलब कई सारी चीज जो है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ओनली फ्रॉम चाइना। इतना बड़ा डिपेंडेंस है हमारा। अब इसके साथ एक और ग्रुप आता है कॉफी क्लब, ठीक है। ये मतलब कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इनफॉर्मली बनाया गया एक ग्रुप है और इसका काम है कि ये जो परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं ना कि परमानेंट बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए, कौन कौन बोल रहा है, जैसे इंडिया बोल रहा है, ब्राजील बोलता है, जापान बोलता है, जर्मनी बोलता है, यही 4 नेशन है G4 के। इन सभी को अपोज करते हैं ये कॉफी क्लब। इन सबको क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़े। हाँ ये बोलते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए, नॉन परमानेंट सीट क्या होनी चाहिए, एक्सपांड होनी चाहिए। परमानेंट सीट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन परमानेंट बढ़ जाना चाहिए लेकिन परमानेंट नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों इनको अपोज करते हैं, ये सब चाहते हैं कि परमानेंट मिले और ये सब अपोज करते हैं। क्यों, क्योंकि इटली अपोज करता है जर्मनी का, पाकिस्तान अपोज करेगा इंडिया का, अर्जेंटीना मैक्सिको अपोज कर रहे हैं ब्राजील का। ये सब पार्ट है कॉफी क्लब के, ये सब पार्ट है G4 के, ये अपोज कर रहे हैं इनको, तो नहीं चाहते कि इनको क्या मिले, परमानेंट मिले मेंबरशिप। तो इस वजह से क्या होता है, नहीं बन पाता है। तो मतलब ये बातें सिर्फ बोलने तक ही, कुछ थोड़ी बहुत लिखित में भी जाती है, लेकिन वो ड्राफ्ट बन के प्रिपेयर होके बन ही नहीं पाता है इस चीज का। G4 के बारे में भी हम देख लेते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि क्या मिल जाए इन सबको। ये एक दूसरों का भी सपोर्ट करते हैं और ये मतलब सपोर्ट भी करते हैं कि इन सबको क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए।
मतलब म्यूचुअल सपोर्ट फॉर परमानेंट सीट जो है इन सब का मिलता है। ये रिजेक्ट करते हैं लॉन्गर टर्म इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब ये कॉफी क्लब जो है इनकी जो टेक्टिक है सबको रिजेक्ट करते हैं। और सिर्फ नॉन परमानेंट सीट को बढ़ाना मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट करना मानते हैं ये। उसके साथ ही फोकस वाले चाहते हैं कि इनजस्टिस जो है अफ्रीका और कई सारे अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन का उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो अगर आप ब्राजील देखोगे तो लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा, लैटिन अमेरिका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान देखोगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में। जर्मनी यूरोप की काफी बड़ी इकोनॉमी है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और इंडिया के तो हमने रीजंस देख ही लिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, जो भी हमने सारे रीजंस देखे थे। तो ये चारों नेशंस मतलब एलिजिबल है, मतलब इतना कैपेबल है कि दे कैन गेट परमानेंट मेंबरशिप और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से कर पाएंगे वर्ल्ड का। तो ये चाहते हैं मेंबरशिप। बट एक जो कंसेशन है, वीटो का जो पोज आ जाता है, मतलब अभी जो है ये क्या कहना चाहते हैं कि इश्यू ऑफ वीटो इज इम्पोर्टेंट। मतलब वीटो जो है इम्पोर्टेंट तो है, बट वी शुड नॉट अलाउ इट टू हैव अ वीटो ओवर द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इटसेल्फ। मतलब वीटो पावर अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है, लगाओ रोक, ठीक है, लेकिन जब यूएनएससी के हम रिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं वहां पे तो वीटो एटलीस्ट नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये तो गलत चीज है, यहाँ पे वीटो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चाइना ही अपोज कर रहा है कि नहीं और किसी को नहीं आने दूं मैं। ये सबके अपने अपने राइवल है, जो नेशन से अलग अलग नेशन को मना कर रहे, लेकिन ये जो है यूएनएससी के रिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। कहना था सैयद अकबरुद्दीन, मतलब ये हमारे इंडिया के ही एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन में अराउंड 2016 to 20 के बीच में। तो ये चाहते हैं कि न्यू परमानेंट मेंबर जो बनेंगे ये एक्सेप्ट तो करेंगे वीटो पावर को, बट इसको हर जगह हर चीज में मना करना, एक्सरसाइज करना, जैसे यूएनएससी के रिफॉर्म की बात कर रही है उसमें नहीं लाएंगे। उसके साथ ही हर बार रिव्यू होगा 15 साल में। मतलब ये जो मोर वीटो वाला जो ये कॉन्सेप्ट बना है, डर बना है, कि अगर नए मेंबर्स आ जाएंगे तो हम जो है इस चीज को नहीं लाएंगे, ऐसा कह रहे। मतलब ये जो ग्रिडलॉक वाली सिचुएशन बन जाती है, ग्रिडलॉक मतलब कि किसी भी चीज पे रुक जाता है, कोई आगे सोल्यूशन ही नहीं मिल पाता है। जैसे अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया कि वर्ल्ड में कहीं पे भी वॉर्स ना हो, रशिया यूक्रेन में हो रही, अर्मेनिया अजरबैजान में हो रही, इजराइल गाजा में हो रही, इजराइल ईरान में हो रही, ऐसी कई सारी वॉर्स है जो वर्ल्ड में हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? अगर ये बना है तो पीस होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें कुछ लूप होल्स है जो कि उसको रोक रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर नए मेंबर आएंगे तो ये क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे हर चीज का। अगर इंडिया को देखो तो ये वॉइस है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ क्या है ये? तो ग्लोबल साउथ वैसे डेवलपिंग नेशन, देखो ये सारे नेशन जो है, नॉट ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा इसके अंदर। ये ग्लोबल साउथ को आप इससे मत देखना कि कॉन्टिनेंट में साउथ है। ग्लोबल साउथ मतलब ये नेशंस जो कि अभी डेवलपिंग है, जो चाहते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये हर जगह रिप्रेजेंटेशन में रह जाते हैं। तो इनकी अगर वॉइस है इन सब की, कौन है? इंडिया को मानते हैं ये। मतलब इंडिया भी समझता है कि इन सब की आवाज को ये बड़े लेवल पे, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा पाएगा, ये चाहता है। तो ये है यहाँ पे। तो इंडिया एज ए डेवलपमेंट पार्टनर है, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वही चाइना की पॉलिसी देखोगे तो अलग ही डेट ट्रैप पॉलिसी है। चाइना भला थोड़ी चाहता है किसी का, भले के नाम पे वो डेट ट्रैप में फंसा देता है सभी को, कि अचीवमेंट फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ जब G20 की मीटिंग हुई तो हमने यहाँ पे एक और मेंबर अफ्रीकन यूनियन को क्या कर लिया, इसका एक मेंबर बना दिया। मतलब पूरे अफ्रीका का यूनियन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब इंडिया का जो काम है नॉन वेस्टर्न को प्रमोट करता है, जबकि अगर चाइना को देखोगे तो एंटी वेस्टर्न को प्रमोट करता है। क्या होता है दोनों का मतलब? इसका मतलब है कि हम भले ही वेस्ट की चीजें नहीं मानेंगे, लेकिन उसका अपोज नहीं करेंगे, और चाइना उन चीजों को अपोज करता है। तो ये पॉलिसी है इंडिया की। उस यूएस का अगर हम फैक्टर देखें इंडिया के साथ, तो हम कई सारी जगह पे यूएस सपोर्ट करता है। जैसे कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन हो गया, वहाँ पे चाइना को काउंटर करना, क्वाड ग्रुपिंग हो गया, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो गया, इन चीज़ों में सपोर्ट भी करता है। वहीं फ्रिक्शन भी है, जैसे इंडिया रशिया की टाई जो है, क्योंकि रशिया यूएस का राइवल है, इंडिया नहीं चाहता उससे हम ऑयल परचेस करें, उससे कोई हम ट्रेड करें। उसके बाद ऑटोनॉमी जो है, इंडिया इस टाइप के किसी ऑर्गेनाइजेशन पैक्ट में नहीं जुड़ता है। उसके साथ ही ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी कंसर्न आ जाते हैं कुछ यहाँ पे। तो वॉशिंगटन व्यूज इंडिया इज एसेंशियल, बट इंडिया जो है ऐसा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन के यूएसए के साथ नहीं रहना चाहता। अब देखो, अब रिस्क क्या है यहाँ पे अभी का, जो अगर आप यूएनएससी देखोगे तो यहाँ पे क्या रिस्क है। ये अलग से एक लीग ऑफ नेशन 2.0 क्यों बोल रहे हैं हम इसको? एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई थी ना हमारी,
उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन, और जिसका काम होता है कि आने वाले टाइम पे किसी भी वॉर को रोकना, मतलब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना बन पाए पूरे वर्ल्ड में, उसको रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। लेकिन एक फेलियर रहता है क्योंकि 20 साल बाद लड़ाई फिर से हो जाती है। 1939 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड आ जाती है, एक फेलियर रहता है। तो ये भी, इसको भी यही कह रहे हैं कि यही रिस्क है कि वापस से लीग ऑफ नेशन 2.0 ना बन जाए यूनाइटेड नेशन हमारा, क्योंकि इसका काम तो सही से हो नहीं पा रहा है, लड़ाई को तो रोक नहीं पा रहा है। तो ये तो यही बनेगा ना, फिर से वापस से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना बन जाए। कि वार्निंग है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा यूएनएससी का, तो उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। कई सारे ग्रुप जो है अलग अलग, वो चैलेंज करने लग जाएंगे इसकी सेंट्रलिटी को, पैरालिसिस हो जाएगा कई सारे, जैसे हो ही रखा है, यूक्रेन की वॉर, गाजा की वॉर हो गई, इनकी वीटोज की वजह से। तो ये चीज़ें हमारे लिए रिस्क है, ये सब नहीं होगी अगर हम उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। यही यहाँ पे हर्डल बन जाता है कि इनफॉर्मल, यहाँ पे वर्बल डिबेट्स कई सालों से चल रही, डेकेड से चल रही है। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन की डिमांड होती है, बट ये कॉफी क्लब यहाँ पे रोक दिए जाते हैं, वरना यहाँ पे आके पूरा रेटिफिकेशन हो जाए तो मिल जाए, लेकिन ये बीच में हर्डल बन के खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मतलब यहाँ पे लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़ाई होना, जैसे पुराने इतने सालों पहले जब लड़ाइयाँ हुई थी 80 साल पहले, तब लड़ाई का तरीका सब कुछ अलग था। बट अगर आज के टाइम पे लड़ाई होती है तो कई सारे नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वॉर का लेवल बहुत अलग हो सकता है, मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जितना हो सके वी मस्ट अवॉइड वॉर। ठीक है, इन चीज़ को अवॉइड करना है, और उसके लिए हमें ज़रूरत लगेगी कि इंडिया जैसे नेशन हो जो कि कंबाइन कर पाएगा मटेरियल पावर, मतलब अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री को स्ट्रक्चरल पावर जैसे यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन देके, उसके साथ ही अकोमोडेट करता है इंडिया टू रिवाइटलाइज द यूएन, मतलब हम चाहते हैं कि रिवाइटलाइज हो यूनाइटेड नेशन, रेजिस्ट एंड वॉच करे इंस्टीट्यूशन फिट, मतलब हम चाहते हैं कि ये क्या हो, वापस से रिवाइटलाइज हो, इसका अच्छे से फंक्शन कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्या यूनाइटेड नेशन का किस तरीके से वर्क है, क्यों इंडिया को मेंबरशिप मिलना चाहिए, कौन रजिस्ट कर रहा है, क्या है कॉफी क्लब। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा भले ही यूनाइटेड यूएनएससी और उसकी मेंबरशिप, लेकिन आपको G4 के बारे में पता चला, कॉफी क्लब के बारे में पता चला, क्या वर्ल्ड का सिनेरियो है 1945 से लेकर अभी तक, वर्ल्ड वॉर के बारे में पता चला, लीग ऑफ नेशन के बारे में पता चला, कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है एक टॉपिक के थ्रू। तो आपको बस स्टडी करना है इस तरीके से एनालिसिस। अगर आप और चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो, तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।